आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी युद्ध की जो शुरू हुआ कुछ रणनीतिक गलत अनुमानों से और अब ये पूरी दुनिया को एक नए संकट के दरवाजे पर ले आया है। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर अगला कदम हालात को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझाता चला गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक छोटी और निर्णायक लड़ाई होगी या फिर हम एक और ना खत्म होने वाले दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही यह संघर्ष शुरू हुआ, दुनिया भर के सैन्य और खुफिया विश्लेषकों के मन में यही सवाल सबसे ऊपर था। देखिए, इस पूरे संघर्ष की जो जड़ है वो है एक साफ सुथरी रणनीति की कमी, और ये कमी इसके लगातार बदलते मकसदों में साफ दिखाई देती है। जरा सोचिए, युद्ध के पहले 4 दिनों में ही अमेरिका के लक्ष्य कितनी तेजी से बदले। पहले दिन मकसद था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना। अगले दिन बात होने लगी कि नहीं, वहां की सरकार ही बदलनी है। तीसरे दिन तक ये लक्ष्य छोटा होकर सिर्फ मिसाइल क्षमता को कम करने तक आ गया, और चौथे दिन बस इतना कि पड़ोसियों के लिए जो खतरे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। लक्ष्यों में इतनी तेजी से बदलाव ये साफ दिखाता है कि जमीनी हकीकत और वॉशिंगटन में फैले कन्फ्यूजन में कितना बड़ा फासला था। और फिर मार्को रूबियो के इस बयान ने तो कहानी को और भी पेचीदा बना दिया। अगर ये सच है कि अमेरिकी हमला असल में इजराइल को हमला करने से रोकने के लिए था, तो फिर ये अमेरिका की अपनी विदेश नीति और उसके फैसलों पर ही बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये जो लड़ाई है ना, ये किसी हाईटेक वॉर से ज्यादा एक लॉजिस्टिक्स की लड़ाई बन गई है। ये एक सहन शक्ति का खेल है। अब सवाल ये नहीं कि किसके हथियार बेहतर हैं, बल्कि ये है कि किसके संसाधन पहले खत्म होंगे। असल में हम एक क्लासिक वॉर ऑफ अट्रिशन या कहें तो घर्षण का युद्ध देख रहे हैं। इसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे को लगातार नुकसान पहुंचाकर कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि एक टूट न जाए। और यहीं से हम अमेरिकी और ईरानी सैन्य क्षमताओं की सीधी तुलना कर सकते हैं। ये जो मिसाइल युद्ध है ना, इसका अर्थशास्त्र बहुत ही असंतुलित है। एक तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगियों के बेहद एडवांस्ड और बहुत महंगे डिफेंसिव इंटरसेप्टर्स, जिनका स्टॉक भी लिमिटेड है, और दूसरी तरफ ईरान की सस्ती घरेलू स्तर पर बनी आक्रामक मिसाइलें जो उनके पास भारी मात्रा में हैं। मतलब साफ है, महंगी रक्षा प्रणालियां सस्ते हथियारों के ढेर के सामने कम पड़ रही हैं। ब्लूमबर्ग के अनुमानों पर आधारित ये चार्ट देखिए, ये संकट की असल तस्वीर दिखाता है। कतर और यूएई के पास जो इंटरसेप्टर का भंडार है वो कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है, कतर का तो लगभग 4 दिनों में, जबकि ईरान महीनों तक अपने हमले जारी रख सकता है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक रणनीतिक कमजोरी है। और इस सप्लाई संकट का सीधा असर पड़ रहा है खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों पर। अब वो ईरानी मिसाइलों के सामने पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं, और जाहिर है वो घबराए हुए हैं। और इसी बीच एक और रहस्यमयी घटना ने हालात को और बिगाड़ दिया। सऊदी अरब की एक बड़ी तेल सुविधा पर हमला हो गया, और किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि इसके पीछे कौन था। इस एक हमले ने पूरे इलाके को एक नए डर में डाल दिया है। इस हमले को लेकर 2 थ्योरीज चल रही हैं। पहली ये कि ईरान ने जानबूझकर हमला किया ताकि दुनिया की तेल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी ये कि ये इजराइल का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी हमला ऐसे किया गया कि लगे ईरान ने किया है ताकि सऊदी अरब को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर किया जा सके। रियाद अभी भी जांच कर रहा है, लेकिन दोनों ही सूरतों में वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। इस सारी उथल-पुथल का नतीजा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो दुनिया की सबसे ज़रूरी तेल सप्लाई लाइन है, वो लगभग बंद हो गई है। इसका मतलब है कि हर रोज़ 21 मिलियन बैरल तेल का फ्लो रुक गया है। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा है। और अब आते हैं इस संघर्ष की शायद सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेली पर, और वो है डिप्लोमैटिक डेडलॉक। युद्ध के शुरुआती हमलों ने बातचीत के लगभग सारे दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अमेरिका को अगर बातचीत करनी है या युद्ध विराम करना है तो उसे ईरान में कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए जिससे वो बात कर सके। लेकिन हुआ क्या? शुरुआती अमेरिकी हमलों ने ईरान के टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब वहां एक विकेंद्रीकृत मोज़ाइक कमांड सिस्टम है। मतलब अब बात करने के लिए कोई एक सेंट्रल फिगर है ही नहीं। और ये सिर्फ हमारा या किसी और का विश्लेषण नहीं है। खुद ईरान के विदेश मंत्री ने ये बात मानी है कि कई मिलिट्री यूनिट्स अब अपने आप ऑपरेट कर रही हैं, वो सेंट्रल कमांड के कंट्रोल से बाहर हैं। तो अब सोचिए, अगर अमेरिका युद्ध रोकना भी चाहे तो वो बात किससे करेगा?
ये एक ऐसा जाल है जिसे उन्होंने अनजाने में खुद ही बुन लिया है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसे रणनीतिक जाल में फंस चुके हैं जिसके असर पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं और इससे बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है। और दांव पर बहुत कुछ लगा है। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इसका असर हम सब पर पड़ेगा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों की महंगाई तक। और हम आपको इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अमेरिका ने एक ऐसे युद्ध का दरवाजा तो खोल दिया जिसे अब वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बात करने के लिए कोई है नहीं और दरवाजा खुला पड़ा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस दरवाजे को कौन और कैसे बंद करेगा।